आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे शहंशाह की जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर हुकूमत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र चोल की, भारत के महासागर सम्राट। ये शब्द जैसे किसी और के लिए नहीं बल्कि राजराज चोल के उस पराक्रमी बेटे के लिए ही लिखे गए थे। एक ऐसा सम्राट जिसकी नजरें जमीन की हदों पर नहीं बल्कि समंदर के पार बहुत दूर टिकी थीं। तो राजेंद्र चोल की कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उनके पिता महान राजराज चोल की विरासत को देखना होगा। आखिर उन्हें विरासत में मिला क्या था? देखिए, उनके पिता ने एक बहुत ही विशाल बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। पांड्य, चेर, गंग राजवंश, कलिंग, बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य उनके सामने टिक नहीं पाए। यहां तक कि उन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया, उसे एक नया नाम दिया और वहां एक नई राजधानी भी बना दी। तो एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार थी जिस पर राजेंद्र चोल को अपनी इमारत खड़ी करनी थी। लेकिन इतनी सारी जीतें, इतना बड़ा साम्राज्य, इसके बावजूद एक सपना था जो अधूरा रह गया था। राजराज चोल का वो सपना था दक्षिणी समंदर पर पूरी तरह से काबू पाना। और बस यहीं से उनके बेटे, उनके उत्तराधिकारी की कहानी का मंच तैयार होता है। तो अब आते हैं मेन कैरेक्टर पे, राजेंद्र चोल। और इनकी कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। एक ऐसी भविष्यवाणी से जिसने उनके पैदा होते ही ये ऐलान कर दिया था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं होंगे। मतलब सोचिए, पैदा होते ही ये तय हो गया था कि राजेंद्र का जीवन बिल्कुल साधारण नहीं होने वाला। उम्मीदें वो तो बस आसमान छू रही थीं। हाँ, ये सच है कि राजेंद्र को सिंहासन विरासत में मिला, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उन्होंने इसे कमाया था अपनी काबिलियत से। देखिए ना, युवराज रहते हुए ही उन्होंने पांड्यों और चेरों को हराया, कलिंग को जीता और तो और चालुक्यों को भी धूल चटा दी। उनकी इसी काबिलियत को देखकर 1012 में उनके पिता ने उन्हें सह सम्राट बना दिया। तो जब 1014 में वो अकेले सम्राट बने ना, तब तक पूरा राज्य, पूरी प्रजा उन्हें अपना राजा मान चुकी थी। कोई सवाल ही नहीं था। तो अब सम्राट बनने के बाद राजेंद्र ने जो पहला बड़ा कदम उठाया, वही उनकी सोच और उनकी एम्बिशन को दिखाता है। उन्होंने उत्तर की तरफ एक ऐसा अभियान छेड़ा जो सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। तो आखिर इस अभियान का मकसद क्या था? ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, असली मकसद था चोल साम्राज्य को गंगा के पवित्र जल से पवित्र करना। गंगा का जल जो उस वक्त पूरे भारत में सत्ता और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। और ये कोई ऐसी वैसी चढ़ाई नहीं थी, इसके पीछे एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले उन्होंने पूर्वी चालुक्यों को अपने साथ मिलाया, एक दोस्त बनाया, फिर कलिंग के राजा को हराया। इसके बाद उनकी सेना बस्तर, मध्य प्रदेश, झारखंड को पार करते हुए सीधे पहुंची बंगाल और वहां के शक्तिशाली पाल सम्राट महिपाल को भी एक बड़ी लड़ाई में शिकस्त दी। और आखिर में वो गंगा के किनारे पहुंचे, वहां से पवित्र जल लिया और एक विजेता की शान के साथ वापस लौट। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद राजेंद्र को एक नया टाइटल मिला, एक नई उपाधि, गंगईकोंड चोल। वो चोल राजा जिसने गंगा को जीत लिया। ये एक ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जिसकी गूंज दक्षिण से लेके उत्तर तक सुनाई दी। लेकिन इस जीत का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहा। राजेंद्र ने इस जीत को यादगार बनाने के लिए एक नया शहर ही बसा दिया, गंगईकोंड चोलापुरम। और यही नहीं, चोल गंगम नाम का एक बहुत बड़ा तालाब भी बनवाया, जिसे जीत का तरल स्तंभ भी कहा गया। सोचिए, ये एक दक्षिण के राजा की ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जिसे पूरा उत्तर भारत देख रहा था। पर राजेंद्र की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। गंगा तो बस एक पड़ाव था। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने राजेंद्र चोल को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो था श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ उनका समुंदर पार एक बेहद साहसी अभियान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? श्री विजय कोई छोटा मोटा राज्य तो था नहीं, एक शक्तिशाली साम्राज्य था, और तो और चोलों के साथ उनके रिश्ते भी काफी दोस्ताना थे। तो फिर ये दुश्मनी क्यों? तो देखिए, इस दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की सबसे बड़ी वजह थी ट्रेड और कंट्रोल की लड़ाई। एक जमाना था जब दोनों में खूब व्यापार होता था, सांस्कृतिक रिश्ते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। श्री विजय ने मलक्का और सुंडा जैसे बहुत ही जरूरी समुद्री रास्तों पर अपना कब्जा जमा लिया था, और वो चोलों के व्यापारी जहाजों को तंग करने लगे थे, जिससे चीन के साथ उनका पूरा व्यापार खतरे में आ गया। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह गई थी, ये चोल साम्राज्य की इज्जत और ताकत पर सीधा हमला था। और यहीं पर हमें राजेंद्र की मिलिट्री जीनियस देखने को मिलती है। उन्होंने वो रास्ता नहीं लिया जिसकी सबको उम्मीद थी। नहीं,
उन्होंने मानसूनी हवाओं का फायदा उठाया, खुले समंदर को तेजी से पार किया और सीधा सुमात्रा के तट पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। जब तक श्रीविजय की नेवी गलत जगह पर इंतजार करती रही, चोल सेना ने उनकी राजधानी पर धावा बोल दिया, राजा को पकड़ लिया और पूरा का पूरा शाही खजाना अपने कब्जे में ले लिया। ये एक तेज, सटीक और बिल्कुल चौंका देने वाला हमला था। लेकिन राजेंद्र चोल की कहानी सिर्फ जीतों और लड़ाइयों की नहीं है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे। अब जरा उनकी मिलिट्री विक्ट्रीज से आगे बढ़कर उनके कमाल के एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालते हैं, जिसने उनके साम्राज्य को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाया। कहते हैं ना कि एक सच्चे सम्राट की पहचान उसकी तलवार की धार से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की खुशहाली से होती है। और राजेंद्र चोल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में अपने वक्त से बहुत आगे था। सोचिए, उन्होंने गांवों को अपने फैसले खुद लेने का हक दिया, जिसे आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। खेतीबाड़ी के लिए बड़े बड़े बांध और नहरें बनवाईं। टैक्स वसूलने का एक बहुत ही फेयर सिस्टम बनाया, जो ज़मीन के सर्वे पर आधारित था। और वो सिर्फ एक धर्म के संरक्षक नहीं थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तो सपोर्ट किया ही, साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बौद्ध विहारों की भी मदद की। और इन सब के ऊपर उन्होंने पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स को बढ़ावा दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड के नए नए रास्ते खुले। तो ये ट्रेड गिल्ड्स या व्यापार संघ आखिर थे क्या? आसान भाषा में कहें तो ये व्यापारियों के बहुत ताकतवर संगठन थे, कुछ आज की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तरह। इनका काम था ट्रेड रूट्स को मैनेज करना, अपने मेंबर्स के हितों की रक्षा करना और पूरे हिंद महासागर में चोल साम्राज्य की इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना। मतलब ये उस जमाने के ग्लोबल प्लेयर्स थे। तो आखिर में सवाल यही है, विजेता, प्रशासक या एक दूरदर्शी, राजेंद्र चोल की असली विरासत क्या है? शायद उनकी असली विरासत सिर्फ उनकी जीतों में नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य बनाने में है जो खुशहाल था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन था और जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि एक महान शासक सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपनी दूरदृष्टि से भी राज करता है।